अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पाइथन में लूपिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है वो सबसे पहले लूपिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग में लूप क्या होता है। आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई होगी। अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच्ड। अच्छा, हमें प्रोग्रामिंग में अक्सर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि रिपीटेटिव, जिनका प्रोसेस जो है वो रिपीटेटिव प्रोसेस होता है। अच्छा, अब ये जो रिपीटेटिव प्रोसेस है, हो सकता है वो 10 टाइम्स हो वो प्रोसेस, हो सकता है वो 100 टाइम्स रिपीटेटिव प्रोसेस हो। तो अब अगर मुझे एक काम को 100 टाइम्स करना है तो मुझे उसके लिए 100 कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। लेकिन क्या कोई ऐसा वे है कि हम जो है वो अपने इंटरप्रेटर को जो है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई ये वाला काम है और इस वाले काम को तुम्हें 100 टाइम्स करना है, और वो खुद ब खुद उस काम को जो है वो 100 टाइम्स कर लें? तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है। हम अपने इंटरप्रेटर को जो है वो ये बताते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को 100 टाइम्स रिपीट कर दो, तो वो 100 टाइम्स जो है वो हमें रिपीट करके दे देता है। तो तभी यहां पर जो है वो लूप की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच। हम उसको एक कंडीशन बताते हैं, जब तक ऐसा ना हो जाए जब तक आपको ये लूप चलाते रहना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं उसको कंडीशन बता रहा हूं, जब तक 100 बार जो है ना वो कोई स्टेटमेंट है, मुझे वो 100 बार स्क्रीन पे प्रिंट करानी है। अगर मैं उसको बोल रहा हूं कि जब तक ये स्टेटमेंट 100 बार स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो जाती, मैंने उसको एक कंडीशन दी है, जब तक 100 बार प्रिंट नहीं हो जाती जब तक आप ये रिपीटेटिव प्रोसेस जारी रखो। तो ये जो है वो लूप की डेफिनेशन है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है वो आसान जबान में हम लूप की डेफिनेशन देख सकते हैं कि लूपिंग इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव प्रोसेस का मतलब वही रिपीटेटिव प्रोसेस है थ्रू विच वी कैन परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन एज मेनी टाइम्स वी वांट। लूप जो है वो एक, ये भी वही ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक ऐसा रिपीटेटिव प्रोसेस है, एक ऐसा आइटरेटिव प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कोई भी ऑपरेशन जो है वो जितनी बार हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम वो ऑपरेशन उतनी बार परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब पाइथन ने जो है ना वो हमें दो तरह के लूप्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। एक लूप को बोलते हैं फॉर लूप और एक लूप को कहा जाता है व्हाइल लूप। तो हमें ये दोनों तरह के लूप देखने के फॉर लूप क्या होता है और व्हाइल लूप क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में बिलखुसूस हम लोग सिर्फ अभी फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। व्हाइल लूप हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में व्हाइल लूप भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, दोनों लूप्स को यूज करने के लिए हमें पाइथन के कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। अगर हमें फॉर लूप यूज करना है तो उसके लिए हमें पाइथन का एक कीवर्ड जो कि फॉर कीवर्ड है वो हमें यूज करना पड़ेगा। अगर हमें व्हाइल लूप यूज करना है उसके लिए भी हमें पाइथन का जो है वो एक कीवर्ड जो कि व्हाइल के नाम का है वो कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जरा ना आप लोगों को एक काम करता हूं, जुपिटर नोटबुक पे ले जाता हूं और वहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये फॉर लूप हम लोग जुपिटर नोटबुक पे कैसे यूज करते हैं। अच्छा, तो मैं जुपिटर नोटबुक पे आ चुका हूं और मैं यहां पर जो है वो फॉर लूप यूज करने जा रहा हूं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मैं उस फॉर लूप की मदद से क्या आइटरेटिव प्रोसेस कराना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं जो है ना वो 10 नंबर्स जो है वो प्रिंट कराना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर मुझे 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो मैं जो है ना वो 10 बार प्रिंट फंक्शन यूज कर सकता हूं और हर एक प्रिंट फंक्शन में जो है ना वो नंबर देता जाता हूं। लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, मतलब एक बोरिंग काम भी यही है कि आप 10 बार जो है वो एक ही चीज को बैठ के लिखें। चले 10 बार अगर आपने लिख भी लिया, कहीं आपको आगे जाकर जरूरत पड़ गई कि भाई आपको 100 बार लिखना है, तो ये तो एक नामुमकिन सी बात है। तो हम ये काम जो है वो लूप की मदद से करेंगे और लूप के अंदर जो है वो हम प्रिंट फंक्शन देंगे और लूप को बोलेंगे कि भाई इसको जो है वो आप 10 बार रिपीट करके हमें दे दो। अच्छा, तो देखिए फॉर लूप किस तरह से यूज होता है। तो मैंने आपको बताया अगर आपको फॉर लूप यूज करना है तो आपको उसके लिए पाइथन का कीवर्ड फॉर यूज करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले पाइथन का कीवर्ड जो कि फॉर कीवर्ड है, मैं सबसे पहले वो यूज कर लेता हूं और फॉर के बाद मैं स्पेस दूंगा। स्पेस के बाद मुझे यहां पर एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है। अच्छा, इस वेरिएबल का क्या काम होता है और ये वेरिएबल क्या करता है अभी थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, इस वेरिएबल का मैं नाम रख देता हूं वैल्यू। इस वेरिएबल को, ये कोई आम वेरिएबल नहीं है, इस वेरिएबल को अक्सर लोग जो है वो लूपिंग वेरिएबल भी बोलते हैं और अक्सर लोग जो है ना वो इस वेरिएबल को आइटरेटिव वेरिएबल भी कहा जाता है। अच्छा, तो इस वेरिएबल को डिफाइन करने का मैं आपको पहले ही तरीका बता चुका था कि सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं। तो ये मैंने वेरिएबल का नेम लिख दिया वैल्यू, और उसके बाद उसमें कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल्स टू का ऑपरेटर होता है वो यूज करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फॉर लूप में जब भी हम लूपिंग वेरिएबल
वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं तो लूपिंग वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए ये वाली असाइनमेंट यूज नहीं करते, इक्वल्स टू से असाइनमेंट नहीं करते, बल्कि हम लोग पाइथन का एक कीवर्ड यूज करते हैं जो कि इन कीवर्ड है, या आप कह सकते हो कि इन ऑपरेटर है। ये इन ऑपरेटर से जो है वो हम इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये बिल्कुल वही बात है जैसे हम आम वेरिएबल असाइन करते थे। आम वेरिएबल कैसे असाइन करते थे? सबसे पहले वेरिएबल नेम, उसके बाद इक्वल्स टू लिखते थे। बस यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह हमें सिर्फ इन यूज करना है। अच्छा, इन लिखने के, अच्छा और ध्यान रहे कि स्पेस मुझे लाजमी देना है। अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा ना तो आप ये देखें, ये जो है वो एक ही वेरिएबल बन जाएगा, वैल्यू इन। तो अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो फिर पाइथन जो है वो इसको इंटरप्रेट कर पाएगा कि हाँ भाई ये इन वाकई में एक कीवर्ड यूज किया गया है। फिर उसके बाद मजीद स्पेस देना है और फिर उसके बाद हमें एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। अच्छा, लूप के अंदर एक वैल्यू असाइन नहीं करते, वेरिएबल के अंदर हमें बंच ऑफ वैल्यूज असाइन करनी पड़ती है। जब भी हम फॉर लूप जो है वो बना रहे होते हैं तो हमें बंच ऑफ वैल्यूज असाइन करनी है, एक वैल्यू असाइन नहीं करनी। अच्छा, अब ये बंच ऑफ वैल्यूज मैं किस तरह से असाइन करूं? तो देखें, इस बंच ऑफ वैल्यूज को असाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम वो तमाम तरीके अभी देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक तरीका बता रहा हूं। वो एक तरीका है रेंज फंक्शन। आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रेंज फंक्शन के बारे में बताया था कि रेंज फंक्शन क्या करता है। रेंज फंक्शन हमें नंबर्स की जो है वो सीरीज बनाकर दे देता है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी ना तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि रेंज फंक्शन में क्या काम होता है। तो रेंज फंक्शन जो है वो हमें नंबर्स की रेंज या नंबर्स की सीक्वेंस हमें जनरेट करके दे देता है। तो मैंने यूज किया रेंज फंक्शन, और जितने नंबर्स की सीक्वेंस जनरेट करनी पड़ती है उन नंबर्स की सीक्वेंस को हमें इसके आर्गुमेंट में पास करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी जो है ना वो 10 नंबर्स की सीक्वेंस जनरेट कराना चाह रहा हूं, तो मैं 10 नंबर्स इसके आर्गुमेंट में पास कर दूंगा। अच्छा, अभी अब मैं इतना पहले बता दूं एक बार दोबारा से रिपीट करके कि इतना मैंने अभी क्या काम किया। मैंने क्या काम किया? मैंने सबसे पहले फॉर लूप डिफाइन करने के लिए पाइथन का कीवर्ड यूज किया फॉर, उसके बाद लूपिंग वेरिएबल का नेम रखा, उसके बाद उसको असाइन करने के लिए इक्वल्स टू की जगह इन लगाया, और फिर कुछ भी बंच ऑफ वैल्यूज मुझे असाइन करनी है। तो उन बंच ऑफ वैल्यूज में जो मैंने वैल्यूज चूज की वो मैंने रेंज फंक्शन के थ्रू सम वैल्यूज चूज कर ली। और ये रेंज फंक्शन हम जानते हैं रेंज ऑफ 10 का मतलब है ये 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज जनरेट कर देगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये 0 से 9 तक कैसे जनरेट करेगा तो आपको पिछली वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हम कॉलन का यूज करेंगे। कॉलन लगाना लाजमी है, वरना ये पाइथन जो है वो हमें एरर दे देगा। और कॉलन लगाते ही जैसे मैं एंटर करूंगा आप देख सकते हैं ये जो कर्सर है ना ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पर ये बिल्कुल यहां से शुरू नहीं होगा बल्कि थोड़ा स्पेस देकर स्टार्ट होगा। इस स्पेस को इंडेंट कहते हैं, तो ये थोड़ा सा इंडेंट होकर स्टार्ट होगा। तो ये आप ये मत समझिएगा कि ये गलती से यहां पर आई है, ये बिल्कुल सही यहां पर आया है। हमें जितनी भी स्टेटमेंट सब लिखनी है वो सब की सब इस इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर लिखनी है। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे जो है वो 10 नंबर प्रिंट कराने थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और बोलूंगा प्रिंट वैल्यू। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के अंदर हमने रेंज नंबर रेंज जो है वो जनरेट कराई भी है और हमने उसी वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर दिया। अगर अब मैं ये वाला सेल रन करूं ना तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मेरे पास जो है वो 10 नंबर जो है वो पाइथन ने मुझे प्रिंट करके दे दिए। अच्छा, अब यहां पर शायद आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने तो एक बात बताई थी कि हम एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ये कैसा वेरिएबल है कि ये जो है वो 10-10 वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करा रहा है, तो फिर तो ये वेरिएबल ही नहीं होगा। जब मैं लिस्ट पढ़ा रहा था, अगर आपने लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लें। मैंने बताया था कि लिस्ट के अंदर हम जो है वो एक से ज्यादा वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन हो सकती है। तो ये कैसा वेरिएबल है जो अपने अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज असाइन करके बैठा हुआ है? तो देखें, मैं अब तक अपनी उसी बात पर कायम हूं कि वेरिएबल अपने अंदर एक वक्त में एक ही वैल्यू असाइन करता है, लेकिन एक वक्त में एक करता है। लेकिन यहां पर कैसे कर रहा है ये इतनी सारी वैल्यूज इसने अपने अंदर कैसे असाइन कर ली, फिर उन वैल्यूज को हमने प्रिंट करवाया। तो बेसिकली हमें जो है ना वो इस फॉर लूप का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये फॉर लूप जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर हम इस फॉर लूप का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेंगे ना तो हमें ये वाली बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये कैसा वेरिएबल है जो अपने अंदर एक वक्त में जो है वो इतनी सारी वैल्यूज असाइन करके बैठा हुआ है। बेसिकली ये अपने अंदर इतनी सारी वैल्यूज असाइन करके नहीं बैठा हुआ, ये जो है वो एक वक्त में एक ही वैल्यू असाइन कर रहा है। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ 10 की जगह अगर मैं 5 कर दूं तो ये मुझे जो है वो 5 वैल्यूज प्रिंट करके देगा 0 से लेके 4 तक। अच्छा, अब इसको जरा समझते हैं कि ये क्या फॉर लूप जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। इसके लिए मुझे दोबारा स्लाइड्स पे जाना पड़ेगा और फिर जो है वो मैं आपको ये चीज समझा सकता हूं। अच्छा,
ये सारी चीजें तो हमने समझ लिया। अच्छा हाँ, तो हमने अभी ये देखा कि हम जो है वो फॉर लूप को जो है वो आइटरेट कर सकते हैं रेंज फंक्शन के थ्रू। ये एक तरीका है फॉर लूप चलाने का, सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम सारे तरीके डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप कैन आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शंस की मदद से हम लोग, रेंज फंक्शन की मदद से हम लोग फॉर लूप को जो है वो जितनी बार आइटरेट करना चाह रहे हैं हम उतनी बार आइटरेट करवा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये समझाना था कि ये वैल्यू जो है ये कैसा वेरिएबल है जो अपने अंदर इतनी सारी वैल्यूज असाइन करके बैठा हुआ है। वैल्यू ने अपने अंदर बहुत सारी वैल्यूज असाइन नहीं की, इसने अपने अंदर एक ही वैल्यू असाइन की है और एक ही वैल्यू वो एक टाइम में प्रिंट कर रहा है। तो ये चल क्या रहा है, इसके पीछे की जो बिहाइंड द स्टोरी क्या कहानी चल रही है हमें वो समझना पड़ेगा। तो देखें, मैंने ये बोला कि फॉर लूप इटरेट करता है, फॉर लूप रिपीट करता है अपने आप को। अच्छा, वो कितनी बार रिपीट करेगा वो डिपेंड करता है इस रेंज फंक्शन के ऊपर। इस रेंज फंक्शन में जितनी वैल्यूज होंगी ना, ये फॉर लूप अपने आप को उतनी बार रिपीट करेगा। तो अभी इस रेंज फंक्शन के अंदर 5 वैल्यूज हैं, तो इस फॉर लूप ने अपने आप को 5 बार रिपीट किया। अच्छा, अब ये रिपीट एक पर्टिकुलर अंदाज में कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है? इस रेंज फंक्शन में जो है वो 5 वैल्यूज हैं, तो ये फॉर लूप की 5 आइटरेशंस चलेंगी। तो पहली आइटरेशन में क्या होगा कि इस रेंज फंक्शन की जो पहली वैल्यू होगी जो कि 0 वैल्यू है, वो इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट आइटरेशन चलेगी तो फर्स्ट आइटरेशन के वक्त इस वेरिएबल वैल्यू की जो वैल्यू, इस वेरिएबल वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर और फिर क्या करेगा, ये जैसे इस वैल्यू के अंदर 0 आ जाएगा वैसे ही आगे ये जाएगा और प्रिंट कर देगा 0, और मेरे पास जो है वो आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन ये 0 प्रिंट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, इसको अभी 4 बार और चलना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये उतनी बार चलेगा जितनी बार इस रेंज, ये जितनी बार यहाँ पे वैल्यूज होंगी। तो 5 वैल्यूज हैं, एक बार चल चुका है, अब सेकंड आइटरेशन होगी। सेकंड आइटरेशन में क्या होगी, इसकी सेकंड वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। जैसे इसकी सेकंड वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन होगी, फौरन से ये वो सेकंड वैल्यू प्रिंट कर देगा और आफ्टर सेकंड आइटरेशन मेरे पास ये 1 प्रिंट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब इसको 3 बार मजीद और चलना है, तो थर्ड आइटरेशन में ये क्या करेगा, इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, और जैसे इसकी वैल्यू 2 होगी ये आगे जाएगा और उस 2 को प्रिंट कर देगा। तो आफ्टर थर्ड आइटरेशन ये 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड आइटरेशन, फोर्थ आइटरेशन में क्या होगा, फोर्थ आइटरेशन में जो है वो इस वेरिएबल वैल्यू के अंदर जो है वो चौथी वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी जो कि 3 है, और फिर उसके बाद जो है वो ये वाली वैल्यू को, जो ये वेरिएबल जो है ये प्रिंट कर देगा। तो फोर्थ आइटरेशन के बाद मेरे पास ये वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये फिफ्थ आइटरेशन में क्या होगा कि जो आखिरी वैल्यू होगी, 5वीं वैल्यू होगी, वो इस वेरिएबल वैल्यू के अंदर असाइन हो जाएगी, और आफ्टर फिफ्थ आइटरेशन जो है वो ये आखिरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और चूंकि हमने रेंज फंक्शन के थ्रू जो है सिर्फ 5 वैल्यूज पास की थी, तो ये फॉर लूप जो है वो सिर्फ 5 बार ही चलेगा, और 5 बार चलने के बाद जो है वो रुक जाएगा। अच्छा, मैं आपको जो है ना वो होप करता हूँ ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये एक वक्त में जो है ये एक वैल्यू ही असाइन अपने अंदर कर रहा है, एक से ज्यादा वैल्यू इसने असाइन ही नहीं की है। पहली आइटरेशन के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो है वो सिर्फ 0 था, उसने उसको प्रिंट कराया। जैसे ये दोबारा ऊपर गया, इसके अंदर 1 आ गया, इसने उसको प्रिंट कराया। ये फिर से ऊपर गया, इसके अंदर 2 आया, फिर नीचे आया, इसने उसको प्रिंट कराया। ये फिर ऊपर गया, इसके अंदर 3 आया, इसने प्रिंट कराया। इसके अंदर फिर 4 आ गया, इसने उसको प्रिंट कराया। ये इस तरह से जो है वो कंटिन्यूअसली ये लूप करता रहता है और ये काम करता रहता है। तो एंड में जो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू एंड में बिल्कुल असाइन हुई होगी वो कौन सी वैल्यू है, जो बिल्कुल लास्ट वैल्यू होगी वो 4 वैल्यू है। अच्छा, ये चीज मैं आपको जुपिटर नोटबुक पे भी दिखा देता हूं कि जो आखिरी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो कौन सी वैल्यू है। मैं अगर इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को कॉल करूं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वही लास्ट वैल्यू आई है, 4 वैल्यू आई है। ये 0 को रिटर्न नहीं करेगा, ना 1 को, ना 2 को, ना 3 को, बल्कि जो लास्ट टाइम जो लूप चला होगा उसके अंदर वही वैल्यू रह गई होगी, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज तो वो प्रिंट करवा चुका है और आखिरी में ये वाली वैल्यू उन तमाम वैल्यूज पे ओवरराइड हो चुकी है। तो लास्ट वैल्यू ये है। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा इस वैल्यू से और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू से। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसका नाम मैं जो है ना वो एक और नाम चेंज कर देता हूँ। तो आप देखिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, जब भी वही आंसर आया, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर वही चीज है।
अच्छा, अगर आप लोग जो है वो इस फॉर लूप के थ्रू वो 0 से 4 तक नहीं, बल्कि आप जो है वो 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपको जो है वो इस रेंज फंक्शन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और रेंज फंक्शन के अंदर आपको जो है वो अब 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, एक स्टार्टिंग पोजीशन और एक एंडिंग पोजीशन। अच्छा, एंडिंग पोजीशन मैंने 5 रखी है तो ये 4 तक प्रिंट कराएगा, तो मुझे अगर 5 तक प्रिंट कराना है तो मुझे 6 रखना पड़ेगा। और मैंने जो है वो आगे लिख दिया प्रिंट वार। तो अब आप देखें कि इसने जो है वो मुझे 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज जो है वो प्रिंट कराकर दे दी हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे जो है वो इवन नंबर की वैल्यूज जो है वो मुझे इस रेंज फंक्शन से प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर इवन इन रेंज, इवन नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और मैं वो नंबर 10 तक प्रिंट कराना चाहता हूं। तो 10 तक प्रिंट कराना है तो मैं 11 लिखूंगा और 2 के स्टेप से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और मैं नीचे लिखूंगा प्रिंट इवन। नीचे मैंने जैसे प्रिंट इवन लिखा तो आप देखें इसने जो है वो मुझे इवन नंबर की वैल्यूज जो है वो प्रिंट करा के दे दी, 0 2 4 6 8 10। इसी तरीके से मैं जो है वो इस फॉर लूप से जो है वो ऑड फंक्शन की ऑड नंबर वैल्यूज भी जो है वो प्रिंट करा सकता हूं। फॉर ऑड इन रेंज मैंने ये ऑड नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे ये 9 तक प्रिंट कराना है, तो मैंने 10 आखिरी में लिख दिया और फिर जो है वो मैंने 2 के स्टेप से मुझे आगे बढ़ना है। तो ये सब मैंने चीजें रेंज फंक्शन में बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि वो वीडियो लाजमी जाकर देखें। तो मैंने इस तरह से कर दिया, तो देखें इसने मुझे जो है वो ऑड फंक्शन भी प्रिंट कराकर दे दिया है। फॉर लूप है, इस फॉर लूप की थ्रू आपको एक चीज ये याद रखनी है कि आप जो भी चीज रिपीट कराना चाहते हैं, जिस चीज को आप रिपीटिशन जिस चीज की कराना चाहते हैं, आपको उस चीज को इसी तरह से इंडेंट करके लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं जो है ना वो अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैं स्पेस मैं एंटर करके नीचे गया, ये खुद ब खुद आपको जो है ना वो जो है ये इस इंडेंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी नोटबुक जो है ये खुद ब खुद हमें इंडेंट करके देगी जैसे ही हम फॉर लूप के अंदर होंगे। मैं अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं अपने नाम को जो है वो इस जो है प्रिंट स्टेटमेंट में, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिख दूंगा। तो होगा क्या कि ये वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको भी प्रिंट करवाएगा और मेरे नाम को भी प्रिंट करवा देगा साथ साथ। तो आप देखें पहले इसने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूं। इसने किया ही है कि मैंने जो है वो इसके अंदर जो है ये तो वही पुराना काम था, बस मैंने एक काम ये किया कि मैंने इसके अंदर जो है वो अपना नाम भी प्रिंट करा दिया। तो उसने सबसे पहले इस वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू थी उसको प्रिंट कराया, ये मजीद नीचे गया, इसको उमर दिखा प्रिंट के अंदर, इसने वो प्रिंट करा दिया। फिर ये ऊपर गया, इसने रेंज से जो है दूसरी वैल्यू उठाई अपने अंदर स्टोर कराई और स्टोर कराने के बाद नीचे आया, नीचे जो है इसने वो वैल्यू प्रिंट कराई जो कि 1 है। फिर और नीचे आया, इसने दोबारा मेरा नाम प्रिंट कराया, उसके बाद इसको कुछ नहीं दिखा तो ये दोबारा ऊपर चला गया। दोबारा ऊपर जाने के बाद ये तीसरा लूप चलाएगा, तीसरी वैल्यू जो कि 2 वैल्यू है, इसने वो आया और उसको प्रिंट कराया, फिर इसने दोबारा मेरे नाम को प्रिंट कराया, फिर ये ऊपर गया। तो ये इस तरह से जो है ये 5 बार जो है वो इस तरह से काम करेगा। अच्छा, मैं अगर अपने ये वाली जो प्रिंट फंक्शन है ना, मैं अगर इसको इंडेंट करके ना लिखूं बल्कि मैं इसको जो है वो इस तरह से लिख दूं और अब मैं अगर चलाऊं ना तो अब आप देखें अब क्या हुआ। अब ये सिर्फ उमर एक बार लिखा आया, तो अब ये उमर एक बार क्यों लिखा आया, तो अब मैं आपको ये वाली बात भी समझाता हूं। तो देखें बेसिकली ये फॉर लूप क्या करता है, इसके नीचे जो वैल्यूज इंडेंट होकर लिखी हुई होती हैं ये सिर्फ उन वैल्यूज को जो है ना वो रिपीट करता है और उन वैल्यूज को जो है वो अपना ब्लॉक समझता है। बेसिकली ये जो फॉर लूप है ये एक ब्लॉक बना लेता है और वो जो ब्लॉक होता है ना उसको वो ब्लॉक रिप्रेजेंट होता है इस इंडेंट के थ्रू। जो स्टेटमेंट्स इस इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर लिखी हुई होंगी ना ये फॉर लूप सिर्फ उसी को रिपीट कराएगा और जो इंडेंट नहीं होंगी जो स्टेटमेंट्स फॉर लूप उसको प्रिंट नहीं कराएगा। तो इस यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ इसने जो है ना वो सबसे पहले ये काम किया कि इस रेंज में से पहली वैल्यू उठाई, इस बार में जो है वो स्टोर कराई, फिर जो है इसने वो प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद ये नीचे गया ही नहीं क्योंकि इसको आगे इंडेंटेड ब्लॉक दिखाई नहीं। जब इसको आगे इंडेंटेड ब्लॉक दिखाई नहीं तो ये नीचे गया ही नहीं बल्कि ये दोबारा ऊपर आ गया और ऊपर आने के बाद इसने रेंज से दूसरी वैल्यू उठाई और इस वेरिएबल वार में स्टोर कराई और स्टोर कराने के बाद दोबारा नीचे आके उसको प्रिंट करा दी। फिर ये दोबारा नीचे गया ही नहीं
क्योंकि इंडेंटेड ब्लॉक इसको मिल ही नहीं रहा, फिर ये ऊपर गया, तो ये बार बार इस तरह से काम कर रहा है। जब बिल्कुल आखिरी बार जो है वो इस 4 वैल्यू इस वेरिएबल में आई होगी और उसने उसको प्रिंट कराया होगा, तो अब इसको मालूम है कि अब मैं ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अब यहां से रेंज में सिर्फ 5 वैल्यूज के वो तमाम वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब तो ये लाजमी नीचे आएगा ही आएगा। और जब ये लाजमी नीचे आएगा ना, इसका मतलब फॉर लूप ने अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया है, क्योंकि हम चाह ये रहे थे कि फॉर लूप अपने आप को 5 बार रिपीट करे, तभी तो हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो 5 वैल्यूज पास की थी, तो वो 5 वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है, तो इसका मतलब फॉर लूप ने जो भी जो है ना वो अपना काम खत्म कर चुका है। तो अब जब ये कर्सर नीचे आ जाएगा, इसको दरअसल ना प्रोग्राम फ्लो बोलते हैं, जब ये प्रोग्राम फ्लो नीचे आ जाएगा ना, तो अब ये फॉर लूप का पार्ट नहीं रहेगा। जब वो नीचे आएगा तो ये देखेगा एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और बस उस स्टेटमेंट को ये जो है वो सिर्फ ये एक बार प्रिंट करा देगा, और ये कोई लूप का पार्ट नहीं है। अगर मैं चाहता हूं ये लूप का पार्ट हो तो फिर मुझे इसको भी इंडेंट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहां पर जो है ना वो आपको एक और चीज दिखाता हूं। अगर मैं कुछ भी फॉर लूप के अंदर ना लिखूं, यहां भी मैं जो है ना वो इसको इस तरह से लिख दूं, तो देखें ये मुझे एरर दे देता है। और एरर क्या देता है, ये मुझे बोलता है इंडेंटेशन एरर। ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। ये जो फॉर लूप है ये इंडेंटेड ब्लॉक एक्सपेक्ट करता है, तो आपने तो कोई इंडेंटेड ब्लॉक डाला ही नहीं है, आपने तो कुछ भी इंडेंट नहीं किया, ना इस स्टेटमेंट को ना इस स्टेटमेंट को आपने कुछ भी इंडेंट किया ही नहीं है, तो ये तो एक इंडेंटेड ब्लॉक मांग रहा था, आपने इंडेंट ही नहीं किया, इसलिए जो है वो ये एरर पास कर देगा। अच्छा, अगर मैं जो है वो इसको इंडेंट ना करूं बल्कि इसको इंडेंट कर दूं, इंडेंट कैसे करेंगे, आप जस्ट टैब दबाएंगे, टैब दबाने के बाद या क्लिक करने के बाद जो है ये खुद ब खुद ये जो है ना 4 स्पेसेस आगे आ जाएगा। अब अगर मैं रन करूंगा, अभी भी ये इंडेंटेशन एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये फॉर लूप तो जो है ना, ये आप इसको समझे प्रोग्राम फ्लो किस तरह से काम कर रहा है। प्रोग्राम फ्लो के पास जो है ना वो सबसे पहले गया है इस फॉर लूप में, उसने देख लिया हाँ भाई मुझे जो है ना ये फॉर लूप चलाना है और मुझे 5 बार चलाना है, और इसको मालूम है कि मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा ना मुझे कुछ इंडेंट होकर मिलेगा। ये जैसे ही नीचे गया इसको कुछ इंडेंट होकर मिला ही नहीं और इसने फौरन से एरर थ्रो कर दिया। ये अभी यहाँ पे गया ही नहीं है, जो आप बोलेंगे मैंने इसको तो इंडेंट कर दिया कि ये यहाँ पर तो कोड चला दे, यहाँ पर तो फॉर लूप चला दे, यहाँ पे कोई फॉर लूप नहीं चलाएगा, क्योंकि इसको ये जो है वो जैसे प्रोग्राम फ्लो यहां पर आया, यहां पे आते ही जो है ना वो उसने हमें एरर थ्रो कर दिया। आप देख सकते हैं वो मुझे लाइन नंबर भी बता रहा है कि किस लाइन में एरर है, वो बोल रहा है लाइन 2 के अंदर एरर है, ये है लाइन 2, और वो मुझे बता भी रहा है कहां एरर है, यहां एरर है कि इसको इंडेंट करो। और जब मैं इसको अगर इसको इंडेंट कर दूंगा तो अब आप देखें, अब ये फॉर लूप अब ये भी इंडेंट हुआ हुआ है और ये भी इंडेंट हुआ हुआ है। जब दोनों चीजें इंडेंट हुई है तो दोनों चीजें फॉर लूप का पार्ट बन गई। मैं इसी तरह से जो है वो एक और कोई प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो फॉर लूप का पार्ट बना सकता हूं। हेलो पाइथन मैं इस तरह से लिख सकता हूं, और फिर अच्छा मैं मिसाल के तौर पर बस ये 3 स्टेटमेंट फॉर लूप का पार्ट बनाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसके बाद फॉर लूप खत्म हो जाए। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंडेंट मुझे खत्म करना पड़ेगा, इंडेंट खत्म कर दूंगा। अब यहां पर मैं जो कुछ लिखूंगा वो फॉर लूप का पार्ट नहीं होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि फॉर लूप एंड्स नाउ। यहां पर जब ये प्रिंट हो जाएगा, ये एक बार प्रिंट होगा कि भाई फॉर लूप खत्म हो गया है। अच्छा, ये रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि जब आप फॉर लूप आप खत्म करें ना, तो ये तो मैंने आपको बताया दिया कि आपको इंडेंट खत्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक और अच्छी सलाह मशवरा दे रहा हूं कि आप लोग एक लाइन का गैप देकर जो है वो ये स्टार्ट कीजिएगा, ताकि जो है ये साफ साफ जो है वो प्रोग्राम रहे और पढ़ने में जो है वो आसानी हो। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखें ये रन होने के बाद क्या हमारे पास आंसर आया है। देखें, सबसे पहले इसने जो है वो वार के अंदर जो वैल्यू थी 0 वैल्यू थी उसको प्रिंट कराया, उसके बाद ये नीचे गया इसने इसको उमर को प्रिंट कराया, उसके बाद और नीचे गया इसने हेलो पाइथन को प्रिंट कराया, और नीचे इसको कुछ इंडेंटेड वैल्यू मिली नहीं, ये दोबारा ऊपर चला गया, इस रेंज में से दूसरी वैल्यू को इसने वार में भेजा, इसने उसको प्रिंट कराया, फिर इसको प्रिंट कराया, इसने भी इसको प्रिंट कराया, फिर ऊपर गया। ये इस तरह से ये जो है ये 5 बार जो है वो ये लूप चल जाएगा। और एंड में आकर इसने क्या किया, एंड में आकर जब इसको जो है वो इंडेंटेशन खत्म हो गई, जब ये फॉर लूप खत्म हो गया तो इसको जो है वो एक विदाउट इंडेंटेड एक स्टेटमेंट इसको लिखी हुई मिली। इसने क्या किया, उस स्टेटमेंट को बस एंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ गया है फॉर लूप एंड्स नाउ। ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है या ये जो थी ये जो है कोई फॉर लूप का पार्ट नहीं थी, इसने बिल्कुल एंड में जो है वो प्रिंट कराई है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि ये जो है ना ये बिल्कुल इसके साथ लिखा आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये एक लाइन के गैप के बाद आए तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं यहां पर जो है वो \n का यूज कर लेता हूं। \n से मैंने आपको बताया था कि न्यू लाइन जो है वो जनरेट होती है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगी, सबसे पहले इसको \n मिलेगा, \n से सबसे पहले ये एक न्यू लाइन
जनरेट करेगी, तो ये वाली लाइन छूट जाएगी और नेक्स्ट लाइन पे ये फॉर लूप एंड्स लिखा आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो अब आप देखें कि ये एक लाइन के बाद जो है ये फॉर लूप लिखा आ गया। अगर ये एस्केप कैरेक्टर्स कहलाते हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जो है वो एस्केप कैरेक्टर वाली वीडियो आपने जाकर देख लें, मैंने वो वीडियो बनाई भी है।